Good morning, plus 2 class. From today, we are going to start a new chapter, chapter number 6, molecular basis of inheritance. इस चैप्टर में हम DNA है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल समझ रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सेंट्रल डोगमा है जो 3 प्रोसेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए गए हैं रिगार्डिंग DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोड, DNA फिंगरप्रिंटिंग, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सो बहुत फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप इस चैप्टर को देखेंगे, पढ़ेंगे. प्लस अगर आप ये चैप्टर स्किप कर रहे हैं देन बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स हैं उनको आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो दोनों के दोनों चैप्टर्स वो भी इम्पोर्टेंट है प्लस ये चैप्टर, तो 3 चैप्टर्स हैं इम्पोर्टेंट. सो आपको अच्छे से इनको फोकस के साथ करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील्स करती है विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? DNA और RNA जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत असेंशियल है. उन सब मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ ये ब्रांच डील करेगी. अब कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसके मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक मटेरियल की, डेट इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. वाई देयर इज एप्लीकेशन रिक्वायर्ड? बिकॉज जेनेटिक मटेरियल है जो वो 1 जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा? कैरेक्टर्स को पास कर रहा है. अब कैरेक्टर्स को पास कैसे करेगा? जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में DNA की रेप्लिकेशन होगी, देन क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है ना. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन, वो तो करना चाहिए. द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन शुड प्रेजेंट इन द कोडेड फॉर्म. कोड्स प्रेजेंट होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर में. ठीक है, ट्रिपलेट की फॉर्म में कोडोन्स होने चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और इनहेरिटेबल म्यूटेशंस भी परफॉर्म हो, मतलब माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन भी होती रहे. ठीक है, ये नहीं कि म्यूटेशंस भी ना, चेंजेस भी नहीं आ रहे. ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और थोड़े बहुत म्यूटेशंस अराइज होंगे, वेरिएशंस आ जाएं. केमिकली और फिजिकली स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसके पास. जो मेंडल ने कैरेक्टर्स बताए थे कि कैसे कैरेक्टर्स पास आउट होंगे, डोमिनेटिंग फेज में कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, हेट्रोजाइगस फॉर्म में कैसे कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं, तो उन सबको भी ये इजीली एक्सप्रेस करें, ट्रांसलेट कर पाए इंफॉर्मेशन को थ्रू ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है प्रोसेस? सबसे पहले होगी रेप्लिकेशन, DNA से DNA की कॉपी होगी. ठीक है, तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं सेंट्रल डोगमा. ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ेंगे हम चैप्टर में. सेंट्रल डोगमा. ठीक है, DNA है किसी ऑर्गेनिज्म का, वो DNA रेप्लिकेट होके क्या बना देगा? DNA की फॉर्मेशन करेगा. इस चीज को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. देन फ्रॉम DNA mRNA की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, इस चीज को हम बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन mRNA के पास आई है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स की फॉर्म में चेंज कर दी जाती है. ठीक है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसको शो करेगा. ठीक है, तो रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी. न्यूक्लिक एसिड हैं जो वो फर्स्ट डिस्कवर किए गए थे बाय अ साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशेल 1869 में. साइंटिस्ट के नेम बहुत ज़्यादा आएंगे चैप्टर में और अच्छे से आपको इनको रिमेंबर रखना है. पास्कल को आइडेंटिफाई किया गया न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन. फ्रेडरिक मिशेल ने जो न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफाई किए थे उनका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था. DNA का एक न्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सेम ऐसे RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो ये जो न्यूक्लिक एसिड थे, जो फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफाई किया गया उसका नेम क्या रख दिया गया? न्यूक्लिन रख दिया गया. और उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है. ठीक है, बट
तभी तक उन्होंने बताया नहीं था, नाम में एसिड नहीं लेके आए थे, न्यूक्लिक एसिड नहीं रखा था, नाम तो न्यूक्लिन रखा, बट उन्होंने बताया था कि ये जो सब्सटेंस है इसके पास कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं। न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है वो गिवन बाय है ऑल्टमैन 1889 में। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पॉलीमर आप समझते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या मोनोमेरिक यूनिट है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे हम प्रोटीन्स हैं जो, वो क्या है? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। सेम ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे? आपस में जुड़ के न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कर देंगे। सो वी कैन सी इट कि न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमेरिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या? पॉलीमर्स हैं, बहुत सारे पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर? न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े, एक एक मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ी, और फिर क्या बना हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक पॉलीमर है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड तो है मोनोमर, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे पॉलीमर। 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड हैं लिविंग सिस्टम में, डीएनए और आरएनए। ये हमें पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डीएनए है वो एक्ट कर रहा है एज अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि हमने पढ़ा था रेट्रोवायरस। एचआईवी जो वायरस है वो एक रेट्रोवायरस है जो कि एड्स कोज करेगा। सो रेट्रोवायरस के केसेस में आरएनए क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल रहेगा। बाकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी, वो आपस में जुड़ेंगे, देन एक न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियोटाइड है कोई भी, उसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर का मतलब क्या? 5 कार्बन से मिलके बनी हुई शुगर। नाइट्रोजन बेसिस होंगे और फॉस्फोरिक एसिड होगा। ये 3 कंपोनेंट है जो मिलके क्या बना लेंगे? न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में हमें 3 चीजें रिक्वायर्ड हैं, और इन 3 कंपोनेंट से एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होगी, और फिर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे हम पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर क्या है? 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई रिंग है, ठीक है। डीएनए के केस में रहेगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए के केस में रहेगी राइबोज शुगर। दोनों में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? 5 कार्बन से बनी हुई शुगर है, रिंग की फॉर्म में होगी, पायरेनोज रिंग है, फ्यूरेनोज रिंग भी बोल सकते हैं आप। तो फ्यूरेनोज रिंग और रिंग की बात कर रहे हैं तो क्लोज फॉर्म में है। 5 कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 5, 4 कार्बन रहेंगे रिंग में और एक रहेगा आउटसाइड द रिंग, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं? 4 कार्बन हैं जो फ्यूरेनोज रिंग में, जो कि एक राइबोज शुगर की फॉर्मेशन होगी 5 कार्बन से, उसमें से जो 4 कार्बन है वो रिंग में रहेंगे, 5th कार्बन रिंग के आउटसाइड है। अब राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है? कार्बन फर्स्ट पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है, सेम ऐसे ही कार्बन 2 पे, कार्बन 3 पे, ठीक है। कार्बन 4 पे हाइड्रोजन है, प्लस में जो 5th कार्बन है, ठीक है, वो अटैच होगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसके साथ होगा और हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच रहेगा, ठीक है। तो 4th कार्बन के साथ ही क्या है? 5th कार्बन अटैच रहेगी। सेम ऐसे 4th कार्बन के साथ क्या है? 5th कार्बन अटैच है। अब राइबोज जो शुगर है वहां पे रहेगा OH ग्रुप 2nd कार्बन पे, बट जो डीऑक्सीराइबोज है वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा एट द कार्बन नंबर 2। वहां पे क्या हो गया? डीऑक्सीजनेशन हो गया, मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। सो एक ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव हो गई है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि किसकी फॉर्मेशन करेगी? डीएनए की। वहां से जो 2nd कार्बन है ना, वहां से एक ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? डीऑक्सीजनेशन बोल दिया। तो आरएनए की जो शुगर है राइबोज शुगर, और डीएनए की जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसमें क्या डिफरेंस है
कि सेकेंड कार्बन पे आरएनए की शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट जो डीएनए की शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसमें सेकेंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन वहां से एब्सेंट है, रिलीज हो चुका है, डीऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो गई है, इसीलिए इस शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज। सेकेंड जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन का, वो क्या है, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस है, दो होंगे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आएंगे एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडिन्स में आएंगे साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, अब किसी भी एक जेनेटिक मटेरियल में, किसी भी एक न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, कोई 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होंगे, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, प्यूरिन्स तो यही रहेंगे, पिरिमिडिन्स है जो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 3 है ना, तो इन 3 में से कोई दो में से साइटोसिन तो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, थायमिन और यूरेसिल में से कोई एक पिरिमिडिन ही प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब जो डीएनए है उसमें रहेगा थायमिन। ठीक है, तो डीएनए के 4 नाइट्रोजन बेसिस क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, बट जो आरएनए है उसमें थायमिन के प्लेस पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, थायमिन क्या है, एब्सेंट है इन केस ऑफ आरएनए, और यूरेसिल एब्सेंट है इन केस ऑफ डीएनए। तो प्यूरिन्स हैं 2, पिरिमिडिन्स भी 2 ही किसी एक न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो प्यूरिन्स होंगे वो डाइसाइक्लिक होंगे। डाइसाइक्लिक का मतलब क्या है, इनमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होंगी, 2 रिंग्स एक प्यूरिन की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगी, सेम ऐसे एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर बनेगी। 4 नाइट्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, कार्बन फर्स्ट पे, कार्बन थर्ड पे, कार्बन 7th पे और कार्बन 9th पे, तो टोटल 9 हमारे पास कार्बन है, जिसमें से 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन पोजीशंस पे। पिरिमिडिन्स है जो, वहां पे 2 ही नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है जो कार्बन की, उसके साथ अटैच रहेंगे। ठीक है, तो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 3 क्या है, पिरिमिडिन्स है, जो कि मोनोसाइक्लिक यूनिट है। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या, सिर्फ एक ही रिंग में प्रेजेंट है, और एक रिंग में सिर्फ 2 नाइट्रोजन आए। यहाँ पे 2 रिंग थी ना, तो 2 रिंग में कितने नाइट्रोजन आए हैं, 4 नाइट्रोजन आए हैं। नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट है, जो कि न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर बनेगी, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड की ये स्ट्रक्चर रहेंगे। अब ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स हैं जो वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।